हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आज हम आपका 10वीं कक्षा का विज्ञान का अध्याय 3 करेंगे। अध्याय का नाम है आपका धातु एवं अधातु। फर्स्ट पॉइंट दिया गया यहाँ पर आपका तत्व होता है आपका एलिमेंट। उनको उनके गुणधर्म के आधार पर धातु और अधातु में क्या किया गया है, वर्गीकृत किया गया है। ठीक है। और धातुओं के कुछ उदाहरण लेते हैं हम आपके। आयरन जिसको कहा जाता है लोहा, सिंबल क्या होता है Fe। एल्यूमिनियम का सिंबल होता है Al। चांदी आपका Ag। कॉपर आपका क्या हो गया Cu, इसका क्या हो गया सिंबल हो गया। कुछ एग्जाम्पल थे आपके किसके, धातु के। धातु को बोलते हैं इंग्लिश में मेटल्स। अब अधातु के कुछ उदाहरण देखते हैं हम यहाँ पर। फर्स्ट आपके पास हाइड्रोजन, H इसका सिंबल है। सेकंड आपकी नाइट्रोजन, N इसका सिंबल है। थर्ड आपकी सल्फर, S इसका सिंबल है। नेक्स्ट आपकी ऑक्सीजन, O इसका सिंबल है। अब इसके हम कुछ भौतिक गुणधर्म देखते हैं जिसको बोलते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। कौन सी प्रॉपर्टीज, फिजिकल। फर्स्ट पॉइंट आपका धात्विक चमक। जो धातु होती हैं आपकी, ठीक है, धातु की सतह क्या होती है, चमकदार होती है। इन प्रॉपर्टीज के आधार पर हम प्रत्येक क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं जो आपके एक नंबर के आते हैं। आपके 5 नंबर से पूछ ले कोई भी किसी भी कंपटीशन टेस्ट के अंदर। ठीक है। फर्स्ट देखें यहाँ पर धात्विक चमक। इनकी सतह कैसी होती है, चमकदार होती है। जिस प्रकार आप आयरन ले सकते हो, लोहा, एल्यूमिनियम, ठीक है, गोल्ड, सिल्वर, ये सब क्या होती हैं आपकी चमकदार सतह होती है। अधातुएं चमकीली नहीं होती। लगभग आपकी अधातुएं क्या होती हैं, गैस होती हैं। और इसके अंदर क्या होता है आपका ठोस भी होती हैं, गैस भी होती हैं, और आपकी क्या होती हैं, ये द्रव्य भी होती हैं। ठीक है। आयोडीन एक इसका एक्सेप्शनल केस है। आयोडीन अधातु होते हुए भी क्या होती है, चमकीली होती है, चमकती है। ठीक है। सेकंड पॉइंट आपका कठोरता, हार्डनेस। इसके अंदर धातुएं समानतः, जो जर्नली धातुएं क्या होती हैं, कठोर होती हैं, हार्ड होती हैं। लेकिन आपकी लिथियम और सोडियम, पोटासियम मुलायम होते हैं और इन्हें हम आसानी से क्या कर सकते हैं, चाकू से काट सकते हैं। अब आपके पास अधातु के अंदर ये अधिकतर कठोर नहीं होती, आपको पता है ये कठोर नहीं होती हैं। जनरली क्या होती हैं आपकी सामान्यतः गैस होती हैं। कार्बन का एक अपरूप हीरा है, जो कार्बन का एक अपरूप है, एलोट्रोप्स बोलते हैं। क्या है, हीरा, जिसके अंदर क्या होता है आपका कार्बन प्रेजेंट होता है, उपस्थित होता है। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है ये, क्या सबसे हार्ड, या हम बोल सकते हैं कठोर प्राकृतिक क्या है, पदार्थ है। थर्ड पॉइंट देखते हैं हम यहाँ पर। थर्ड आपका रूप में कैसी होती हैं, जैसे यहाँ पर रूप देखे हमने। धातुएं कमरे के ताप पर, कमरे का ताप होता है आपका रूम टेम्परेचर पर, कक्ष का तापमान सामान्य टेम्परेचर बोलते हैं जिसको हम रूम टेम्परेचर, या कमरे के ताप पर, जिसका आपका ये होता है 25 से लेकर 27। आप जनरली 25 भी बोल सकते हो या 27 भी बोल सकते हो। ठीक है। आपकी धातुएं क्या होती हैं, कमरे के ताप पर ठोस होती हैं, ठोस रूप में पाई जाती हैं। एक केवल मरकरी होती है, मरकरी का सिंबल क्या होता है आपका Hg। केवल मरकरी, जिसको पारा भी बोलते हैं, मरकरी को छोड़कर जो द्रव रूप में पाया जाता है। मरकरी को छोड़कर जो मरकरी आपका क्या है, केवल मरकरी द्रव अवस्था में पाया जाता है, लिक्विड अवस्था के अंदर। ठीक है, द्रव अवस्था के अंदर। और सभी क्या होती हैं, धातुएं आपकी कठोर होती हैं, ठोस होती हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट आपका अधातुओं के अंदर देखते हैं हम। अधातुएं ठोस भी होती हैं, द्रव, ठोस, गैस रूप में पाई जाती हैं। पहले बताया था आपको, अधातुएं ठोस में मिलेंगी और गैस में मिलेगी। एक को छोड़कर, आपकी ब्रोमीन को छोड़कर, ब्रोमीन क्या है आपकी, ये तरल अवस्था में, तरल रूप में होती है। नेक्स्ट पॉइंट आपका आघातवर्तता, जिसको बोलते हैं हम मेलिएबिलिटी। क्या बोलते हैं, जिसको बोलते हैं पीट पीट के चादरें बनाते हैं, उस गुणधर्म को बोलते हैं आघातवर्तता, मेलिएबल। कुछ धातुओं को पीट पीट कर पतली चादर के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, हमारी जो धातुएं होती हैं। ठीक है। एक यहाँ पर एग्जाम्पल लेते हैं हम। 1 ग्राम सोने, जिस प्रकार गोल्ड है आपका, ठीक है, गोल्ड को हम पीट पीट कर, या आयरन है, इनकी पीट पीट कर हम क्या बना सकते हैं, पतली चादरें बना सकते हैं। अब जो आपका 1 ग्राम सोने वाला एग्जाम्पल है, ये जनरली हम वो आपका तन्यता होता है उसके अंदर बताते हैं। अधातुएं क्या होती हैं आपकी, आघातवर्तता का गुण इसमें नहीं होता।
ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम आपका तन्यता, पॉइंट नंबर 5। नेक्स्ट आपका तन्यता, धातुओं को पतली तार के रूप में खींचा जा सकता है। यहाँ पर देखें आपका पॉइंट, जो तन्यता होता है आपका किसी धातु को खींच के उसकी पतली पतली तारें बना देना। ठीक है, धातुओं को पतली तार के रूप में खींचा जा सकता है। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पर हमने, ठीक है, जैसे 1 ग्राम सोने के अंदर 2 किलोमीटर तक की तार बनाई जा सकती है। आपका 1 नंबर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बेटा। ठीक है, अधातुएं तन्य नहीं होती, इसमें तन्यता का गुण नहीं होता। ठीक है, क्योंकि ये गैस होती है, जनरली क्या होती है, गैस और सॉलिड भी क्या होती है इसके अंदर, सॉलिड बोल सकते हो, ठोस और गैस। ठीक है, ठोस भी होंगी, वो क्या होती हैं, बंगूर होती हैं, बिखर जाती हैं अगर इसको पीटना स्टार्ट करें, खींचना स्टार्ट करें हम। ठीक है, आपका नेक्स्ट है 6th पॉइंट, विद्युत व उष्मा के चालक। ये इनके अंदर से जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, पास हो जाती है। सामान्यतः धातुएं विद्युत व उष्मा की सुचालक होती हैं। ये क्या होती हैं, अपने में से, जिसको बोलते हैं हीट को और इलेक्ट्रिसिटी को क्या कर देती हैं, पास होने देती हैं। ये क्या होती हैं, जो अपने में से हीट को और आपकी विद्युत को क्या हो पास होने दे, उसको बोलते हैं सुचालक। वो उष्मा क्या होती हैं, सुचालक होती हैं, और विद्युत की भी क्या होती हैं, सुचालक होती हैं। ठीक है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी मेटल्स। ठीक है, अब आपकी जो अधातु होती हैं, सामान्यतः अधातु विद्युत एवं उष्मा की क्या होती हैं, कुचालक होती हैं। इसमें से ना तो आपकी कोई भी हीट और इलेक्ट्रिसिटी पास होती। अब इसके कुछ एग्जाम्पल लेते हैं जो एक्सेप्शनल केस हैं। फर्स्ट धातुओं के अंदर देखते हैं हम, धातु आपकी शीशा, ठीक है, और मरकरी, ये क्या होती हैं, कुचालक होती हैं। ये आपका एक्सेप्शनल केस है, पूछ सकते हैं आपसे। धातुओं में कोई ऐसा एग्जाम्पल दें जिसमें से क्या आपका विद्युत और उष्मा का चालन नहीं होता, ना तो लेड में से आपका उष्मा चालन होता, ना मरकरी से होता। ठीक है, ये क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका अधातु के अंदर हम देखेंगे यहाँ पर ग्रेफाइट क्या होता है, सुचालक होता है। ग्रेफाइट को छोड़कर सभी क्या होते हैं, कुचालक। ग्रेफाइट को छोड़कर किसी में से भी क्या है, हीट और आपकी क्या इलेक्ट्रिसिटी या विद्युत व उष्मा पास नहीं होती, इसलिए हम इसको क्या बोलते थे, कुचालक। सिर्फ एक ग्रेफाइट में से क्या होता है, ये पास होती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आपका गंतव में आपने सामान्यतः अधिक गंतव व उच्च गलनांक होता है। इनका जो डेंसिटी होती है, ठीक है, वो क्या होती है, ज़्यादा होती है जो धातु होती हैं आपकी, और इनका गलनांक क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट, वो भी क्या होता है, ज़्यादा होता है। क्या होता है, ज़्यादा होता है। सामान्यतः अधातुओं का गंतव गलनांक कम होता है। ये किसके अंदर, अधातुओं के अंदर। अधातुओं में इनकी डेंसिटी भी कम होती है और आपका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो भी क्या होता है, कम होता है। गलनांक क्या होता है, कम होता है। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है आपका, गलनांक। यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेते हैं, सोडियम पोटासियम धातुओं के अंदर, यहाँ पर आपकी ये सभी क्या हैं, धातु हैं। सोडियम पोटासियम क्या आपकी धातु है। इसका गंतव और गलनांक क्या होता है, कम होता है। यह आपका क्या है, एक अपवाद है, एक्सेप्शनल केस है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं अब, ध्वनिक। इसलिए देखो किसी सतह से अगर हम टकराती है कोई भी धातु या अधातु, उसमें ध्वनि उत्पन्न होती है या नहीं होती है। फर्स्ट पॉइंट देखते हैं यहाँ पर हम, आपका यहाँ देखें जो ध्वनिक गुण आपका, धातुएं कठोर सतह से टकराने के बाद क्या करती हैं, आवाज़ उत्पन्न करती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल लेते हो आप, जो स्कूल की बेल होती है, फर्स्ट बेल, सेकंड बेल, थर्ड बेल, घंटी बजाते हैं, उससे क्या होती है, साउंड उत्पन्न होती है। ये टकराने पर क्या है, आवाज़ उत्पन्न करती हैं। अधातुएं ध्वनिक बोलते हैं, ध्वनि उत्पन्न नहीं करती, ध्वनिक नहीं होती इसके अंदर, ये कोई आवाज़ उत्पन्न नहीं करती। अब देखो हाइड्रोजन गैस है, ठीक, क्लोरीन, ब्रोमीन है, नाइट्रोजन, इनमें कहाँ ध्वनि उत्पन्न होगी, किसी से टकराएंगे तो। लास्ट पॉइंट आपका ऑक्साइड। अब आपके देखो धात्विक ऑक्साइड हैं, एक होते हैं अधात्विक ऑक्साइड। धात्विक अक्षारीय ऑक्साइड बनाती हैं, ठीक है, जिस प्रकार हमने ले लिया MgO, ठीक है, CaO, ये आपकी मैग्नीशियम ऑक्साइड, और ये आपका क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड। ये एग्जाम्पल ले सकते हो आप। ये क्या धात्विक ऑक्साइड है, इनका नेचर कैसा होता है, अक्षारीय ऑक्साइड बनाती हैं। बेसिक क्या होता है इनका नेचर होता है, एग्जाम्पल ले सकते हैं MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हो यहाँ पर आप, नेक्स्ट अधात्विक क्या होती हैं,
अधातुएं जो ऑक्साइड बनाती हैं, अधातुएं अम्लीय ऑक्साइड बनाती हैं, जिस प्रकार CO2 SO2। ठीक है, कार्बन क्या है इसमें, अधातु, सल्फर क्या है अधातु, ऑक्सीजन के साथ किया कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। ये SO2 क्या बन गया आपका, सल्फर डाइऑक्साइड। इनका नेचर कैसा होता है, अम्लीय नेचर होता है। अम्लीय क्या होता है, इनका नेचर होता है। ठीक है, प्रकृति कैसी होती है, अम्लीय। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं अब हम, आपका धातुओं के रासायनिक गुणधर्म, इनके रासायनिक गुणधर्म क्या होते हैं, इसका मतलब केमिकल रिएक्शन कैसे करते हैं। अगर जो धातुएं होती हैं आपकी वो वायु के साथ कैसे अभिक्रिया करती हैं। फर्स्ट, वायु के साथ अभिक्रिया किसकी, धातु की। अगर धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाती है। अब यहाँ पर ऑक्सीजन यूज क्यों किया, टॉपिक तो हमारा वायु के साथ था। वायु में 2 गैसें होती हैं जनरली मैक्सिमम आपकी, देखो सबसे ज़्यादा 78% आपकी नाइट्रोजन कौन होती है, कौन सी होती हैं, नाइट्रोजन, और 21% ऑक्सीजन। ठीक है, तो आपकी जो 78% है ये होती है अक्रिय गैस, ये रिएक्शन नहीं करती, बच कौन सी गई, ऑक्सीजन। जब भी वायु की बात आती है तो आपने क्या करना होता है, ऑक्सीजन के साथ क्या देखनी होती है, हमें अभिक्रिया देखनी होती है। ठीक है, अब यहाँ पर हम कुछ पॉइंट देखते हैं। अब वायु के साथ धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती है, मैग्नीशियम क्या बनाती है, ऑक्साइड बनाती है। कुछ उदाहरण देखते हैं, जैसे कॉपर क्या आपकी धातु है, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया की, कॉपर ऑक्साइड बना दिया। एल्यूमिनियम ने किसके साथ रिएक्शन की, ऑक्सीजन के साथ एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन गया। आप देख सकते हो यहाँ पर, और एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर देखो मैग्नीशियम क्या आपका, मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। धातुएं ऑक्सीजन के साथ अलग अलग तरह से अभिक्रिया करती हैं। कुछ पॉइंट देखते हैं हम यहाँ पर। फर्स्ट पॉइंट, सोडियम और पोटासियम वायु में आकस्मिक आग पकड़ लेते हैं। अगर सोडियम और पोटासियम को अगर वायुमंडल में खुला छोड़ दें, जल्दी से क्या पकड़ लेते हैं, आग पकड़ लेते हैं। इसलिए हम इसको मिट्टी के तेल में, जिसको बोलते हैं केरोसिन ऑयल के अंदर, केरोसिन तेल के अंदर क्या करते हैं, इसको हम रख देते हैं, जिससे क्या होती है, इसको वहाँ पर यहाँ पर ऑक्सीजन और जो आपके वाटर हैं वो मिल नहीं पाते, जिससे क्या है, आग नहीं पकड़ते। इनको सुरक्षित स्थान पर किसके अंदर रखा जाता है, केरोसिन तेल के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट आपका मैग्नीशियम, हम यहाँ देख सकते हैं मैग्नीशियम आपका, और क्या है, एल्यूमिनियम है, जिंक है, लेड है। लेड का सिंबल क्या होता है, Pb। लेड क्या होता है आपका, शीशा। वायु के साथ धीरे अभिक्रिया करते हैं, बहुत क्या होते हैं, धीरे अभिक्रिया करते हैं, स्लोली। इन धातुओं पर ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है। नेक्स्ट पॉइंट आपका आयरन। आयरन वायु में गर्म करने पर प्रज्वलित नहीं होता। अगर वायु में इसको गर्म करते हैं प्रज्वलित नहीं होता, लेकिन इसके जो चूर्ण होते हैं, लेकिन ज्वाला में लोहे के जो चूर्ण होते हैं डालने पर तेजी से जलने लगते हैं। देखो लोहे के जो चूर्ण होते हैं, अगर ज्वाला के अंदर डालें हम तो जल्दी से तेजी से क्या होते हैं, जलना स्टार्ट कर देते हैं। बट हम इसको गर्म करें वायु में, यह प्रज्वलित नहीं होता। अब कॉपर भी प्रज्वलित नहीं होता, लेकिन उस पर काले रंग की कॉपर ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है। आपको पता कॉपर के ऊपर कैसी परत चढ़ जाती है, काले रंग की। ठीक है, नेक्स्ट आपका सिल्वर। सिल्वर क्या आपका सिंबल Ag, जिसको हिंदी में कहा जाता है चांदी। क्या कहते हैं, चांदी। एक यहाँ पर आप एग्जांपल देख सकते हो, Ag। Au क्या होता है, Au किसका सिंबल है, सोना का, गोल्ड का। ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करते। देखो सिल्वर और आपका गोल्ड, सिल्वर का सिंबल Ag, गोल्ड का सिंबल Au। या हिंदी बोल सकते हो आप, चांदी और सोना ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करते। क्यों नहीं करते, क्योंकि ये कम अभिक्रियाशील धातु होती हैं और पृथ्वी पर, या बोल सकते हो नेचर के अंदर, प्रकृति के अंदर मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। किस अवस्था में, मुक्त अवस्था में। नेक्स्ट पॉइंट आ गया आपका उभयधर्मी ऑक्साइड। कौन से ऑक्साइड, उभयधर्मी ऑक्साइड। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका बेटा, ये पेपर में 100% आता है, इसको अच्छे समझना आपने। उभयधर्मी ऑक्साइड वो होते हैं, कौन से ऑक्साइड, उभयधर्मी ऑक्साइड। वे धातु ऑक्साइड जो अम्ल तथा अक्षार, ऐसे धातु ऑक्साइड जिस प्रकार कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कुछ भी एग्जांपल ले सकते हो, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ठीक है, हमने जो एग्जांपल होते हैं उनको लिखना है। वे धातु ऑक्साइड
जो अम्ल के साथ भी अभिक्रिया करते हों और अक्षार के साथ अभिक्रिया करते हों। वे धातु ऑक्साइड जो अम्ल तथा अक्षार दोनों से अभिक्रिया करते हैं और लवण जल उत्पन्न करते हैं उसे हम उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका पॉइंट उभयधर्मी ऑक्साइड आपका टॉपिक हो गया। उदाहरण, सबसे इम्पोर्टेंट उदाहरण आपका एल्युमिनियम ऑक्साइड, एक आप ले सकते हो ZnO भी, इसका क्या होता है एग्जाम्पल होता है जिंक ऑक्साइड। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर सिर्फ हम एल्युमिनियम ऑक्साइड को देखते हैं। आप पेपर में ये रिएक्शन ना भी लिखो, सिर्फ Al2O3 या ZnO, इनमें से कोई भी एग्जाम्पल लिख दो, आपका इतना ही काफ़ी है। ठीक है, उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं, उसके अंदर सिर्फ ये 2 एग्जाम्पल लिख सकते हो, डेफिनेशन ऊपर लिखी गई है। यहाँ पर देखो एक आपका एग्जाम्पल दिया गया है, एल्युमिनियम ऑक्साइड HCl के साथ रिएक्शन करता है अम्ल के साथ। यहाँ पर आपको लवण प्राप्त हो गया, क्या प्राप्त हो गया, लवण। लवण कौन सा, AlCl3 एल्युमिनियम क्लोराइड। और क्या प्राप्त हो गया आपने, यहाँ पर, यहाँ लवण प्राप्त हुआ था, यहाँ पर क्या प्राप्त हो गया आपको, जल प्राप्त हो गया। देखो यहाँ पर लवण और जल प्राप्त होते थे हमें, उन्हें क्या बोलते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड। आपका जो एल्युमिनियम ऑक्साइड है ये क्या है, Al2O3, क्या है Al2O3, क्या आपका उभयधर्मी ऑक्साइड है। अब उभयधर्मी ऑक्साइड नेक्स्ट रिएक्शन देखें, किसके साथ, आपका अक्षार के साथ रिएक्शन करता है। पहले अम्ल के साथ की थी, अब अक्षार के साथ। इसने बना दिया सोडियम एल्यूमिनेट, ये आपका लवण है, और जल क्या बना दिया इसने, जल को बना दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट इक्वेशन देखते हैं हम, जल के साथ कैसे अभिक्रिया करता है ये। देखो यहाँ जल के साथ धातु, जल के साथ धात्विक ऑक्साइड बनाती है और हाइड्रोजन गैस क्या होती है, उत्पन्न होती है। दोबारा इस धातु ऑक्साइड को हम जल के साथ कराते हैं, धातु हाइड्रोक्साइड बना देगा। क्या बना देगा, धातु हाइड्रोक्साइड। कुछ यहाँ पर हम टर्म देख लेते हैं, एक स्ट्रक्चर दिया गया है यहाँ पर देखें। ठीक है, इसको समझा देते हैं। फर्स्ट, जो धातु होती हैं ठंडे जल के साथ क्रियाशील होती हैं, जैसे सोडियम, पोटासियम और कैल्शियम, ये ठंडे जल के साथ क्या करती हैं, रिएक्शन करती हैं। नेक्स्ट आपकी जो धातु होती हैं केवल भाप के साथ अभिक्रिया कौन कौन सी करती हैं, भाप के साथ कौन कौन सी अभिक्रिया करती हैं, आपकी एल्युमिनियम, आयरन, जिंक, केवल भाप के साथ क्या करती हैं, रिएक्शन करती हैं, अभिक्रिया करती हैं। नेक्स्ट आपकी जल के साथ कौन अभिक्रिया नहीं करता, क्यों नहीं करता है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ये। जल के साथ अभिक्रिया लेड, कॉपर, गोल्ड और सिल्वर नहीं करते, क्यों नहीं करते। देखो Pb होता है आपका लेड का सिंबल सीसा का, कॉपर का आपका सिंबल Cu, Au गोल्ड का, और Ag किसका आपका, सिल्वर का। क्योंकि ये कम अभिक्रियाशील धातु होती हैं, पृथ्वी पर मुक्त अवस्था में ये पाई जाती हैं, इसलिए जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती। ठीक है, नेक्स्ट आपका धातु कैल्शियम, मैग्नीशियम जल के साथ अभिक्रिया करने पर तैरने लग जाती हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हल्की धातु होती हैं, तैरना स्टार्ट कर देती हैं। और इसका दूसरा रीज़न भी होता है क्योंकि हाइड्रोजन गैस के बुलबुले धातु के साथ चिपक जाते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट आपका जो गर्म जल के साथ क्रियाशील कौन सी करती है, मैग्नीशियम क्या होती है, गर्म जल के साथ क्या करती है, आप अभिक्रिया करती है। नेक्स्ट आपका उदाहरण देख सकते हो यहाँ पर आप, फर्स्ट यहाँ पर उदाहरण देखते हैं, सोडियम वाटर के साथ की रिएक्शन, तो आपको प्राप्त होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड H2 और उष्मा। कैल्शियम ने की वाटर के साथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और आपका H2 हाइड्रोजन। मैग्नीशियम ने की H2O के साथ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और H2। एल्युमिनियम ने की एल्युमिनियम ऑक्साइड और H2। आयरन ने की आयरन ऑक्साइड और H2। इन एग्जाम्पलों को आप देख लेना। नेक्स्ट देखते हैं हम आपका धातु की तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया। तनु अम्ल के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं, धातु तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया, लवण और हाइड्रोजन गैस क्या होती है, हमें प्राप्त होती है। जैसे यहाँ पर हमने ले लिया आयरन, क्या आपकी धातु है, उदाहरण के तौर पर HCl क्या आपका तनु अम्ल ले लिया आपने, आयरन क्लोराइड और H2 आपको क्या हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। या दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हो, मैग्नीशियम और आपकी तनु अम्ल, ये वाला तनु अम्ल, तो रिएक्शन करेगा मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन। जिंक क्या करेगा तनु अम्ल के साथ रिएक्शन, जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन। एल्युमिनियम रिएक्शन करेगा HCl के साथ AlCl3 और H2। ठीक है, ये आपकी क्या होंगी रिएक्शनें
होएंगी। अब जो नहीं करते रिएक्शन उनके नाम सुने, जो तनु अम्लों के साथ अभिक्रिया नहीं करते। कुछ एग्जाम्पल, कॉपर, सिल्वर, मरकरी तनु अम्लों के साथ अभिक्रिया नहीं करते। ठीक है। नेक्स्ट आपके धातुओं की अन्य धातु लवणों के साथ अभिक्रिया, जैसे कुछ एग्जाम्पल देखते हैं हम। धातु क है कोई, लवण विलयन, लवण विलयन ए प्राप्त हो जाएगा और धातु बी। फर्स्ट जो आपका चैप्टर था, फर्स्ट अध्याय था, उसके अंदर विस्थापन अभिक्रिया की थी। सेम वही एग्जाम्पल है आपके। एक धातु दूसरी धातु क्या कर देती है, विस्थापित कर देती है। अधिक अभिक्रियाशील धातुएं अपने से कम क्रियाशील धातुओं को उनके यौगिक के विलयन से विस्थापित कर देती हैं। यह धातुओं की सक्रियता श्रेणी पर आधारित होता है। किस पर निर्भर करता है, जो अधिक अभिक्रियाशील धातु होगी कम अभिक्रियाशील धातु को उसके विलयन से क्या करेगी, यौगिक के विलयन से विस्थापित कर देती है, जिसे हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ये किस बात पर आधारित होता है, यह धातुओं की सक्रियता श्रेणी पर आधारित है। अब सक्रियता श्रेणी क्या होती है, सबसे इंपॉर्टेंट टर्म आपकी, जिसको बोलते हैं रिएक्टिविटी सीरीज इंग्लिश के अंदर। सक्रियता श्रेणी का नाम क्या होता है, रिएक्टिविटी सीरीज। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका। ठीक है, रिएक्टिविटी सीरीज को करने से पहले आपको बता देते हैं। ठीक है, सक्रियता श्रेणी होती है वह सूची जिसमें धातुओं को क्रियाशीलता के अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। तो बोल सकते हैं धातुओं को घटते क्रम में लिखना। किससे घटते, क्रियाशीलता के, अभिक्रियाशीलता बोल सकते हो, क्रियाशीलता के घटते क्रम में लिखना क्या कहलाता है, सक्रियता श्रेणी कहलाता है। वह सूची जिसमें धातुओं को क्रियाशीलता के घटते क्रम में व्यवस्थित किया गया है उसे हम क्या बोलते हैं, सक्रियता श्रेणी। इस टर्म को याद रखें। पहले आपकी देखो यहाँ पर पोटासियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। ठीक है, सबसे अगर आपसे अधिक अभिक्रियाशील पूछें तो आप इन पहले 3-4 के नाम लिख देना। ठीक है, और घटती अभिक्रियाशीलता जो कम पूछें आपसे, ठीक है, तो आपके 3 होते हैं मेन जो पूछ लेते हैं कम अभिक्रियाशील। इसका मतलब मध्य अभिक्रियाशील बोल देते हैं इनको जनरल भाषा के अंदर, मध्य अभिक्रियाशील, बीच के, ना तो अधिक अभिक्रियाशील ना कम अभिक्रियाशील। जिंक, आयरन और क्या होता है आपका, लेड। जिंक सबसे अधिक क्रिया, इन तीनों के अंदर, सिर्फ इन तीनों में क्या है, जिंक अधिक अभिक्रियाशील धातु है आयरन से, आयरन अधिक अभिक्रियाशील धातु है लेड से। ठीक है, सबसे अधिक कौन थे आपके, ये 3 टर्म में क्या थे, 3 या 4 आप ले सकते हो, जनरली क्या है, अधिक अभिक्रियाशील धातु हैं। सबसे कम अभिक्रियाशील धातु कौन सी है आपकी, फर्स्ट यहाँ पर देख सकते हो आप, सबसे जो कम अभिक्रियाशील धातु हैं आपकी, जो Au गोल्ड सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है, यह आपका क्या है, Ag, क्या है, Ag। तो आपकी क्या, सिल्वर, Hg मरकरी, पारा, और आपका Cu कॉपर, हाइड्रोजन, ये सबसे कम अभिक्रियाशील धातु हैं। तो अब हमें पता चल गया सबसे जो नीचे की तरफ है कम अभिक्रियाशील धातु, जो सबसे ऊपर थी आपकी जैसे सोडियम, जैसे पोटासियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, वो क्या थी, अधिक अभिक्रियाशील धातु थी। सबसे ऊपर आपका क्या था, पोटासियम और सोडियम। ठीक है, जो सबसे नीचे है वो कम अभिक्रियाशील धातु। सबसे नीचे कौन है, Au, आपका क्या है, ये Au गोल्ड, फिर क्या आपका Ag सिल्वर, फिर मरकरी, ये क्या सभी कम अभिक्रियाशील धातु हैं। नेक्स्ट टर्म देखते हैं आपकी धातुओं की अधातुओं के साथ अभिक्रिया। धातुएं अधातुओं के साथ कैसे अभिक्रिया करती हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं हम। फर्स्ट पॉइंट आपका यहाँ पर देख सकते हो, धातुओं की अधातुओं के साथ अभिक्रिया। तत्वों की अभिक्रियाशीलता होती है, अभिक्रियाशीलता और संयोजकता कोष को पूर्ण करने की प्रवृत्ति के रूप में समझी जा सकती हैं। जैसे जिसके पास इलेक्ट्रॉन लॉस करके, इलेक्ट्रॉन त्याग करके, इलेक्ट्रॉन गेन करके, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या करती हैं, अपने कोषों को क्या करती हैं, पूरा करती हैं। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल लेते हैं हम, धातु के परमाणु अपने संयोजकता कोष से इलेक्ट्रॉन त्याग कर। अब देखो जो आपकी धातुएं होती हैं उनकी अक्षमता होती है इलेक्ट्रॉन त्यागने की, अधातु होती हैं उनकी अक्षमता होती है इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की।
इलेक्ट्रॉन त्याग करके धन आयन बनाते हैं। जो आपकी क्या होती हैं, अधातु होती हैं। अधातु के परमाणु संयोजकता कोष में इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋण आयन बनाती हैं। धातुएं होती हैं इलेक्ट्रॉन त्याग कर धन आयन बनाती हैं, और जो अधातुएं होती हैं इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या बनाती हैं, ऋण आयन बनाती हैं। ठीक है, एक उदाहरण लेते हैं यहाँ पर हम। देखो सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है। सोडियम का एटॉम आपका परमाणु संख्या कितनी है, 11 में कितने आएंगे, 2 8 1, ये लिख रहे क्या। इसने एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर दिया, कितने रह जाएंगे, 2 8 क्या है आपकी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, मजबूत इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो देने वाला क्या होता है, पॉजिटिव क्या होगा, धन आयन, सोडियम धन आयन। क्लोरीन क्या करता है, क्लोरीन का जो परमाणु संख्या होती है 17, क्या होती है 17, 2 8 7 इसकी वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं लास्ट कोष के अंदर। ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 होते हैं। जैसे यहाँ पर लिख रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन गेन किया इसने, कितने हो गए, 2 8 8। ग्रहण करने वाला क्या होता है, ऋणायन, क्लोरीन ऋणायन आपको क्या हो गया, प्राप्त हो गया, क्लोरीन ऋणायन। अब इन दोनों ने क्या किया, रिएक्शन किया, सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया बिंदी वाला इसको। ठीक है, तो आपको क्या प्राप्त हो गया, NaCl प्राप्त हो गया। Na के ऊपर पॉजिटिव है, Cl के ऊपर क्या है आपका नेगेटिव, आपका क्या है, चार्ज है। ठीक है, क्या कौन सा आवेश है, नेगेटिव आवेश है, ऋण आवेश। और सोडियम के ऊपर क्या आपका धनावेश। अब आयनिक यौगिक क्या होते हैं, इस टर्म के बारे में पढ़ते हैं हम, आपका आयनिक कंपाउंड बोलते हैं। इस क्वेश्चन को भी आप अच्छे से समझ लेना और याद कर लेना, क्योंकि कई बार इसको पूछा गया है पेपरों के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखते हैं आयनिक यौगिक। आयनिक यौगिक क्या होते हैं, विपरीत आवेश आयन एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया था, जिस प्रकार Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, इस पर पॉजिटिव है, इस पर नेगेटिव है, विपरीत आवेश हो गए। क्या कौन से आवेश हो गए आपके, विपरीत आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। ठीक है, आगे क्या बोला गया है इन्होंने, तथा मजबूत शितर विद्युत बल में बंद कर आयनिक यौगिक बनाते हैं। और उनके अंदर जो बंध बनता है, बॉन्ड बनता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एक मजबूत बंध के साथ जुड़कर आयनिक यौगिक बनाते हैं। इनके गुणधर्म कैसे होते हैं, गुणधर्मों को हम अच्छे से पढ़ लेते हैं। फर्स्ट गुणधर्म, भौतिक प्रवृत्ति, ये ठोस और कुछ कठोर होते हैं, सामान्यतः बंगूर होते हैं। बंगूर का मतलब होता है अगर इनको पीटना स्टार्ट करें तो ये बिखर जाएंगी। ठीक है, इनकी पीट कर पतली चादरें नहीं बना सकते हम अच्छे से। गलनाक और कौंथनाक आपका मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, और आपका बोल सकते हो बॉइलिंग पॉइंट। आयनिक यौगिकों का गलनाक और कौंथनाक क्या होता है, बहुत अधिक होता है। घुलनशीलता क्या होती है, आयनिक यौगिक जल में घुलनशील, केरोसिन पेट्रोल जैसे विलायकों में क्या होते हैं, अविलेय होते हैं। ये केवल जल में क्या होते हैं, घुल जाते हैं। जो आपका केरोसिन ऑयल होता है और पेट्रोल होता है, जैसे विलायकों के अंदर क्या करते हैं, ये अविलेय होते हैं, घुलते नहीं। अविलेय का मतलब होता है घुलते नहीं। फोर्थ पॉइंट आपका विद्युत चालकता, इसमें से क्या विद्युत इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर आयनिक यौगिक जलीय विलयन में और गलित रूप में विद्युत का चालन करते हैं, जलीय विलयन के अंदर और गलित रूप में विद्युत का चालन करते हैं, बट ये ठोस रूप में विद्युत का चालन नहीं करते। ठीक है, अब नेक्स्ट हम करते हैं आपकी धातुओं की परावृत्ति। धातुओं में कैसे प्राप्त होती हैं, परावृत्ति या धात्विकी क्या होती है। फर्स्ट पॉइंट देखें यहाँ पर आपकी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। फर्स्ट आपकी खनिज, पृथ्वी में प्राकृतिक रूप से उपस्थित तत्वों एवं यौगिकों को क्या बोलते हैं, हम खनिज बोलते हैं। जो भूपृष्ठ की ऊपरी सतह पर हमें क्या होते हैं, जो पदार्थ मिलते हैं, ठीक है, उनको क्या बोलते हैं, हम खनिज बोलते हैं। आयस्क जिसको कहा जाता है, और वे खनिज जो आपने पीछे जो भूपृष्ठ पर पाए जाते थे, ठीक है, वे खनिज जिसमें धातु अधिक मात्रा में पाई जाती है, जिन खनिजों के अंदर धातु क्या होती है, अधिक मात्रा में पाई जाती है, और उन्हें निकालना क्या हो, लाभकारी हो, उसे हम बोलते हैं आयस्क। फिर से तुम्हारी सक्रियता श्रेणी आ गई, इसके बारे में कुछ तथ्य पढ़ते हैं। ठीक है, सबसे अधिक जो आपके एलिमेंट होते हैं इसके अंदर, पहले बताया था आपको,
पोटाशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। इनको याद रख लें। ये क्या आपके सबसे अधिक अभिक्रियाशील होते हैं जो स्वतंत्र अवस्था के अंदर नहीं पाए जाते। सिंपल बोल सकते हो ये किसी न किसी कंबाइन अवस्था के अंदर पाते हैं। किसकी फॉर्म में पाते हैं आप बोल सकते हो, ये यौगिक की फॉर्म में आपको क्या करेंगे, मिलेंगे। ठीक है। नेक्स्ट टर्म आपकी जो मध्य अभिक्रियाशील होते हैं, कौन से मध्य अभिक्रियाशील, मध्य अभिक्रियाशील सल्फाइड ऑक्साइड कार्बोनेट आयस्क के रूप में कार्बन द्वारा अपचयन से हम क्या करते हैं, इसको प्राप्त करते हैं। जिससे जिंक, आयरन, लेड और कॉपर और मरकरी ये क्या होते हैं, मध्य अभिक्रियाशील आपके क्या होते हैं, तत्व होते हैं। सबसे कम अभिक्रियाशील कौन से होते हैं, जो स्वतंत्र अवस्था में आपको जो धातु पाई जाती है। ठीक है, जो तत्व आपको स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं उन्हें बोलते हैं कम अभिक्रियाशील धातु। सिल्वर और एयू आपकी चांदी और क्या, सोना। ठीक है, सिल्वर और गोल्ड। नेक्स्ट आपका धातुओं का निष्कर्षण, धातु को हम कैसे प्राप्त करेंगे इसके बारे में डिस्कस करते हैं। अयस्क से धातु प्राप्त करना, अयस्कों से आप कैसे धातु प्राप्त करते हैं, फर्स्ट चरण, सेकंड चरण और आपका थर्ड चरण। अयस्कों का समृद्धीकरण, धातुओं का निष्कर्षण, धातुओं का परिष्कर्षण। एक बार इस स्ट्रक्चर को देख लें, फिर हम इसको बारी बारी क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। फर्स्ट अयस्क स्ट्रक्चर को आप कॉपी में भी लिख सकते हो साथ ही साथ समझने के लिए। अयस्क का संधारण कैसे किया जाता है, इसके 3 टाइप होती हैं। उच्च अभिक्रियाशील धातुओं के द्वारा, मध्य अभिक्रियाशील धातुएं होती हैं, निम्न अभिक्रियाशील धातुएं। उच्च माने अधिक अभिक्रियाशील, मध्य मतलब मध्य अभिक्रियाशील, निम्न मतलब कम अभिक्रियाशील धातुएं। अब उच्च अभिक्रियाशील धातु में गलित धातु का अपघटन करके, ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, शुद्ध धातु में क्या हो जाएगी, प्राप्त हो जाएगी। मध्य अभिक्रियाशील धातु में क्या करते हैं, हम सल्फाइड अयस्क ले लेते हैं या आपका कार्बोनेट अयस्क, सल्फाइड अयस्क लेते हैं जिसमें सल्फर हो। ठीक है, HgSZnS सल्फाइड के अयस्क। कार्बोनेट अयस्क में क्या होगा, कार्बोनेट CO3 हो, ZnCO3। अब निम्न अभिक्रियाशील धातुएं जिसमें क्या होता है, सल्फाइड अयस्क भी होता है। नेक्स्ट पेज पर देखते हैं हम इस स्ट्रक्चर को। यहाँ पर देख सकते हो सिनेबार। सिनेबार क्या होता है, जिसमें सिनेबार सिंपल समझ सकते हो, जिसके अंदर जिस अयस्क के अंदर या कंपाउंड यौगिक के अंदर आपकी क्या हो, मरकरी धातु उपस्थित हो। जैसे एग्जांपल ले सकते हैं यहाँ पर वायु। इसमें 2 विधियों द्वारा कर सकते हैं हम, भर्जन विधि के द्वारा और निस्तापन विधि के द्वारा। धातु का ऑक्साइड होता है, धातु में अपचयन करते हैं, धातु का क्या होता है, बाद में शोधन होता है। इसमें राइट हैंड साइड देखें, भर्जन फिर धातु के साथ परिष्करण कर लेते हैं हम। ठीक है। अब नेक्स्ट टर्म आपकी अयस्क से धातु निष्कर्षण में प्रयुक्त चरण। अब इन चरणों को पढ़ते हैं। कुछ मुख्य परिभाषाएं जो आपकी पहले आप पढ़ चुके थे, जिस प्रकार खनिज, अयस्क, आपकी 1-2 आपकी जो भाषाएं बचती हैं उनको लेते हैं, जो परिभाषाएं हैं आपकी। फर्स्ट है गैंग। गैंग क्या होती है, पृथ्वी से खनिज, ये खनिज लिखा गया, खनिज आएगा, खनिज अयस्कों में, जिस प्रकार ये आप देख सकते हो ये खनिज आएगा यहाँ पर। पृथ्वी से खनिज अयस्कों में रेत, मिट्टी जैसी कई अशुद्धियाँ पाई जाती हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, गैंग बोलते हैं। और गैंग मत सोचना जो लड़ाई करती है वो गैंग नहीं है, ये जो धूलकण मिट्टी होती है ये वाली क्या है, आपकी गैंग है। अब नेक्स्ट टर्म आपकी बर्जन। क्या होती है आपकी बर्जन, जिसको बोलते हैं रोस्टिंग। क्या बोलते हैं, रोस्टिंग इंग्लिश के अंदर। इसमें क्या होता है, आपका सल्फाइड अयस्क को, जो आपकी सल्फाइड अयस्क जैसे जिंक क्या हो गया, सल्फाइड हो गया। यहाँ पर देख सकते हैं हम आपका एक हमने यहाँ पर लिया आपका सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर ये ऑक्साइड में बदल जाती है। जैसे यहाँ पर जिंक सल्फाइड लिया हमने, किसकी ओर, आपकी सल्फाइड की ओर है। देखो यहाँ पर लिख रखा है सल्फाइड अयस्क। ठीक है, सल्फाइड अयस्क। जिंक सल्फाइड को वायु की उपस्थिति में, वायु में क्या होती है आपकी, ऑक्सीजन होती है। वायु की उपस्थिति में इसको क्या किया, अधिक ताप पर, इसका मतलब ज़्यादा टेम्परेचर पर गर्म किया। गर्म करने पर क्या, ये ऑक्साइड, ये लिख रहा है कि आपका ऑक्साइड के अंदर क्या होती है, बदल जाती है। ZnS प्लस में O2 इस इक्वेशन के साथ साथ बैलेंस किया गया है। जिंक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड हमको क्या हो जाएगी, प्राप्त हो जाएगी। अदर एग्जाम्पल ले सकते हो आप। यहाँ पर हमने ले लिया मरकरी सल्फाइड HgS, जिसका नाम क्या है, सिनेबार। ठीक है, सिनेबार आपका कोई भी हो सकता है जिसके अंदर क्या हो, मरकरी प्रेजेंट हो। अब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती है
तो क्या मरकरी ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। इस तरह इस विधि को क्या बोलते हैं हम, बर्जन विधि कहा जाता है। नेक्स्ट विधि आपकी निष्पादन। कौन सी विधि है ये, निष्पादन। सबसे इम्पोर्टेंट आपके जो पॉइंट हैं कौन कौन से हैं इसके अंदर आप देख सकते हो यहाँ पर। फर्स्ट कार्बोनेट आयस्क, कार्बोनेट का मतलब होता है CO3 वाला आयस्क। ZnCO3 जिंक कार्बोनेट क्या करते हैं, इसको तापमान पर, अधिक ताप पर क्या करते हैं हम, गर्म करते हैं। एक सीमित मात्रा के अंदर क्या करते हैं, वायु का उपयोग करते हैं। सीमित वायु से में अधिक ताप पर गर्म करने से ये ऑक्साइड में बदल जाती है। इस प्रक्रिया को निष्पादन कहा जाता है। जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड आपको क्या हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। क्या, कार्बन डाइऑक्साइड और आपका जिंक ऑक्साइड। अब आपने देखा वो सल्फाइड की ओर थी वर्जन के अंदर, और निष्पादन में क्या है आपका, कार्बोनेट और जिंक कार्बोनेट। ठीक है, इसमें कई बुकों के अंदर हम जनरली ये भी देखते हैं वायु की अब्सेंस में, वायु की अनुपस्थिति के अंदर, या सीमित वायु भी लिख सकते हो आप। ठीक है, नेक्स्ट आपका अपचयन। अपचयन में क्या होता है, धातु ऑक्साइड से कार्बन जैसे अपचय का उपयोग कर धातु को प्राप्त किया जाता है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल देख सकते हो आप, यह आपका जिंक ऑक्साइड है, ऑक्साइड और है, धातु ऑक्साइड से कार्बन से इसकी रिएक्शन करा दी, जिंक और कार्बन मोनोऑक्साइड प्राप्त हो गई हमें। जिंक क्या आपकी, हमें एक प्योर धातु जिसको बोलते हैं शुद्ध धातु क्या हो गई, प्राप्त हो गई। ठीक है, नेक्स्ट टर्म देखते हैं आपकी धातुओं का परिष्करण। धातुओं से अपद्रव होता जो आपका, धातुओं से अपद्रव को हटाने के लिए सबसे अधिक उपयोगी विधि आपकी कौन सी है, विद्युत अपघटनीय परिष्करण। ठीक है, कौन सी है, परिष्करण। इस स्ट्रक्चर को देखो यहाँ पर, विद्युत अपघटनीय परिष्करण। अब इसमें क्या होता है, आपके पास दो रोड हैं। कौन कौन सी रोड है यहाँ पर देख सकते हो आप। फर्स्ट एक आपकी कैथोड रोड, एक आपकी एनोड रोड। एनोड पर आपका क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, कैथोड पर क्या आपका नेगेटिव चार्ज है। जो एनोड है वो आपने क्या लेनी है, अशुद्ध तांबे की क्या लेनी है, रोड लेनी है। जो आपकी कैथोड है वो कैसी लेनी है, शुद्ध तांबे की आपने रोड लेनी है। इसके अंदर किसका सॉल्यूशन लेना आपने, कॉपर सल्फेट का क्या लेना आपने, सॉल्यूशन लेना है। किसका सॉल्यूशन लेना है, कॉपर सल्फेट का। ठीक है, अब आपने क्या करना है, अब इसमें टर्म देख सकते हो आप, जो आपने इसमें से हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट पास कर देते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो, एनोड पर अशुद्ध तांबा, कैथोड पर क्या लेंगे, शुद्ध तांबा। विलयन कैसा होगा आपका, कॉपर सल्फेट प्लस तनु सल्फ्यूरिक अम्ल ले सकते हैं हम कम मात्रा के अंदर, सूक्ष्म मात्रा में। अब इनके जो 3 पॉइंट आपके यहाँ पर तीनों पॉइंट देख सकते हो। फर्स्ट, विद्युत अपघटन से जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, जो आपका ये विद्युत अपघटन है, इसमें से जब विद्युत धारा को हम क्या करते हैं, गुजारते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तब एनोड से अशुद्ध धातु, तब एनोड है जो आपका किससे, यहाँ से एनोड से, यहाँ से अशुद्ध धातु इस विलयन के अंदर क्या होती है, पिघल जाती है। ठीक है, फिर क्या होती है, जो आपके विलयन से शुद्ध धातु कैथोड पर क्या हो जाती है, जमा हो जाती है। इस बात को बताया गया है। सेकंड पॉइंट के अंदर देखें, उतनी मात्रा में, कितनी मात्रा में, उतनी मात्रा में शुद्ध कॉपर विद्युत अपघटन से कैथोड पर निक्षेपित हो जाती है। निक्षेपित का मतलब होता है जमा हो जाती है। ठीक है, आपके विलयन से उतनी मात्रा में क्या होती है, शुद्ध धातु क्या होती है, शुद्ध आपकी जो कॉपर है विद्युत अपघटन से कैथोड पर निक्षेपित या जमा हो जाती है। थर्ड आपका पॉइंट आपका, एविले अशुद्धियाँ एनोड तल पर निक्षेपित हो जाती हैं। ठीक है, ये टर्म आपका यहाँ पर देख सकते हो। जो आपकी ये अशुद्धियाँ आपको एनोड के नीचे प्राप्त हो गई, जिसको बोलते हैं एनोड पंख। क्या बोलते हैं, एनोड पंख। इंग्लिश में कहा जाता है इसको, एनोड पंख को एनोड मड। ठीक है, एविले अशुद्धियाँ एनोड तली पर निक्षेपित होती हैं, जिसे एनोड पंख कहते हैं। आपका लास्ट टॉपिक आपका संक्षारण। ठीक है, इसके बाद में एक मिश्र धातु का एग्जाम्पल रहता है, उसको भी कर लेंगे। संक्षारण क्या होता है, कोरोजन। जिस प्रकार लोहे की बनी वस्तुएं, अब फर्स्ट चैप्टर के अंदर भी इसको डिस्कस किया था, वायुमंडल में खुला छोड़ देते हैं या
और कोई धातु भी हो सकती है, ठीक है। उनको वायुमंडल में खुला छोड़ देने पर, लोहे की बनी वस्तुओं को वायुमंडल में खुला छोड़ देने पर उनके ऊपर लालिमा युक्त भूरे रंग की परत जमा हो जाती है, ठीक है। उसे हम क्या बोलते हैं, आपके लोहे को जंग लगना या संक्षारण कहा जाता है। फर्स्ट पॉइंट देख सकते हो यहाँ पर आप, धातुएं अपने आसपास, धातुओं के आसपास में क्या होता है, अम्ल भी होता है, आर्द्रता भी होती है। आर्द्रता होता है नमी, नमी के अंदर क्या होता है आपका जल। अम्ल, आर्द्रता एवं वायु आदि के संपर्क में आने पर संक्षारित हो जाती हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल आपका सिल्वर, Ag, Ag के ऊपर आपकी कैसी परत जमती है, काली परत जमती है। वायु में उपस्थित सल्फर के साथ, जिस प्रकार बोल सकते हैं, सल्फर के साथ अभिक्रियाशील अभिक्रिया कर सिल्वर सल्फाइड बनाता है, जिसके कारण वस्तु क्या होती है आपकी काली हो जाती है। वायु में उपस्थित जो सल्फर होता है उसके साथ अभिक्रिया करके सिल्वर सल्फाइड बनाता है, जिससे आपका जो सिल्वर है वो कैसा, सिल्वर सल्फाइड का कलर कैसा हो जाता है, आपका काला हो जाता है। नेक्स्ट आपका कॉपर, कॉपर आर्द्र कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके, जो आपका कॉपर होता है, आर्द्र कार्बन डाइऑक्साइड जो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसके साथ अभिक्रिया करके हरे रंग का कॉपर कार्बोनेट बना देता है। इसका मतलब बोल सकते हैं कॉपर के ऊपर हरे रंग की परत जमा हो जाती है। थर्ड आपका आर्द्र वायु में लोहे पर भूरे रंग के पदार्थ की परत चढ़ जाती है, जिसे जंग कहते हैं। इसको तो हम पहले बता चुके हैं डेफिनेशन के अंदर। लोहे की बनी वस्तुओं को वायुमंडल में खुला छोड़ देने पर लालिमा युक्त भूरे रंग की परत जमा हो जाती है, जिसे लोहे को जंग लगना कहते हैं। संक्षारण से सुरक्षा, इसे हम कैसे बच सकते हैं, कैसे बचाया जा सकता है धातुओं को। फर्स्ट हम यहाँ पर देख सकते हो, लोहे को जंग लगने से बचाया जा सकता है। फर्स्ट पेंट करके, तेल लगाकर, ग्रीस लगाकर, यशद लेपन करके, क्रोमियम लेपन द्वारा, एनोडीकरण या मिश्र धातु बनाकर। इनमें से कोई मेथड उपयोग करके हम क्या कर सकते हैं, संक्षारण से सुरक्षा कर सकते हैं। लास्ट आपका टर्म है, इसमें एक डेफिनेशन दी गई है, यशद लेपन क्या होता है, यशद लेपन क्या है, ठीक है। यशद लेपन लोहे एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर जस्ता होता है आपका जिंक, जिंक की परत, जिंक की पतली परत चढ़ाई जाती है, जिसे यशद लेपन प्रक्रम कहते हैं। यह आपकी यशद लेपन प्रक्रम की क्या है, डेफिनेशन है, परिभाषा है। नेक्स्ट आपका मिश्र धातु, मिश्र धातु दो या दो से अधिक, आपकी दो या दो से अधिक धातु या धातु और अधातु, अगर कोई धातु दो या दो से अधिक, दो भी हो सकती हैं, इससे ज़्यादा भी हो सकती हैं, ठीक है। धातु के साथ इसका मिश्रण कर दें या अधातु के साथ मिश्रण कर दें। आपने स्टार्टिंग में क्या ली, धातु, या उसका धातु के साथ मिश्रण कर लें या अधातु के साथ मिश्रण कर लें। वो कैसा होना चाहिए, आपका समांगी मिश्रण होना चाहिए, उसे क्या बोलते हैं, मिश्र धातु कहते हैं। मिश्र धातु की डेफिनेशन फिर से देख लें, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका मिश्र धातु दो या दो से अधिक धातु या अधातु और धातु के संगामी मिश्रण होते हैं। लोहे सूक्ष्म मात्रा में कार्बन के मिश्रण के साथ, जो लोहे होते हैं सूक्ष्म मात्रा में कार्बन के मिश्रण के साथ लोहा कठोर और प्रबल हो जाता है। अगर लोहे के अंदर कार्बन के कुछ मिश्रण ऐड कर दें हम, और कठोर क्या हो जाएगा, और मजबूत हो जाएगा, ठीक है। अगर देखो स्टार्टिंग में अगर कोई लोहा लिया आपने, अगर प्योर लोहा है, थोड़ा बहुत नरम होता है, उसमें अगर कठोरता लानी है तो कार्बन की कुछ मात्रा क्या करेंगे, उसको कार्बन के मिश्रण उसके अंदर क्या करेंगे, मिला देंगे, जिससे क्या हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा, प्रबल हो जाएगा, या आपका कठोर लोहा प्राप्त आपको हो जाएगा। नेक्स्ट आपका इस्पात, स्टील, क्या होता है इस्पात, स्टील, स्टील के अंदर किसका मिश्रण होता है, लोहे का और निकल और क्रोमियम का। अब आपकी जो तीन टर्म है इनको हम बता देते हैं। फर्स्ट आपका पीतल, ठीक है, पीतल को बोलते हैं बरास, क्या बोलते हैं, बरास। कॉपर और जिंक इसके अंदर क्या होती हैं, सिंपल बोल सकते हो, कॉपर और जिंक इसके अंदर क्या होती है, प्रेजेंट होती है, ठीक है। नेक्स्ट आपका कांसा, ये क्या होता है, ब्रोंज, इसमें कॉपर और टीन इसके अंदर क्या होता है, प्रेजेंट होता है। सोल्डर, नेक्स्ट आपका सोल्डर, सोल्डर में क्या होता है, लेड और टीन, ठीक है। और अमलगम, अमलगम होता है अगर कोई भी धातु के अंदर मरकरी मिला हुआ है, मरकरी प्लस में कोई भी अन्य धातु, उसकी क्या बोलते हैं हम, अमलगम बोलते हैं, ठीक है। इसी के साथ आपका जो लेसन थर्ड है धातु और अधातु कंप्लीट होता